हेलो बडीज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जो हमारी वीडियो है उसका जो मेन कंटेंट है वो बेसिक ऑफ चार्जेस पार्ट 3 के बारे में है। पार्ट 3 हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपने इंडिविजुअल, HUF, फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, अदर पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त करी। जिस क्लास में हमने सीखा हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बेसिक पार्ट 1 और 2 के पढ़ने के बाद अब हम आज आपके सामने समक्ष हैं बेसिक ऑफ चार्जेस पार्ट 3, जिसमें हम टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज ये लास्ट कंसेप्ट है बेसिक ऑफ चार्जेस पार्ट 3 का, जिसके अंदर हमारा इन तीनों पार्ट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट को पढ़ने के बाद हम पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करना होता है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो क्लास है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बेसिक ऑफ चार्जेस पार्ट 3 टाइप्स ऑफ इनकम को स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक कुमार चचड़ा आपका स्वागत करता हूँ TND कॉमर्स सॉल्यूशन एंड मोटिवेशन ग्रुप में। टाइप्स ऑफ इनकम, दो तरह की इनकम होती है, एक भारतीय आय और एक होती है विदेशी आय। पहले हम विदेशी आय को पढ़ेंगे, क्यों? जिसने विदेशी आय को पढ़ लिया उसके बाद जो भी आगे आपकी कोई इनकम जनरेट होती है तो आप समझ जाएंगे कौन सी आय है, वो भारतीय आय होगी। आपको पूरी पिक्चर स्क्रीन पर दिख रही होगी। आइए हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं। पहले हम विदेशी आय को पढ़ते हैं। आय जो भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो, जो भारत के बाहर, जो भारत से बाहर अर्जित हुई है और या उदय हुई है और भारत से बाहर प्राप्त किया गया है, ना तो वो भारत में आई, ना उसे जनरेट किया, ना वो कमाई, और आपको मिली भी कहाँ? भारत से बाहर, तो उसे क्या बोलते हैं? विदेशी आय बोलते हैं। दूसरा नाम है आय जो भारत में उपार्जित उदय नहीं हुई हो, ना तो भारत में एक्रूड हुई है, जनरेट हुई है, ना ही आपको मिली है। दोनों ही भाषा में ये कहा जाता है कि जिनकी जन्म यानी कि जिनको कमाया, जिनको लेना, जिनको देना भारत से क्या है? बाहर है, यानी भारत में उसका कोई भी हिस्सा टच नहीं होता है, तो वो क्या है? विदेशी आय होती है। ये दो बातें ही हैं जो हम आपको आसानी से याद की जा सकती हैं। इसके अलावा कोई और इनकम जिसका हल्का सा भी हिस्सा इंडिया में आ गया, भारत में आ गया, तो वो भारतीय आय मानी जाती है। नाम पढ़ते हैं। भारत में प्राप्त हुई आय। भारत में प्राप्त हुई आय क्या है? भारतीय आय। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो भारतीय आय के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत में प्राप्त हुई आय, भारत में प्राप्त हुई मानी जाने वाली आय। आपको मिली या नहीं मिली, मानी गई है कि ये भारत में ही रिसीव हुई है, तो वही क्या? भारतीय आय है। आय जो भारत में उदय होती है, यानी जिसका जनरेट कहीं इंडिया में हुआ है, आपने जो सोर्स है वो आपका इंडिया में, चाहे आपको कहीं पर भी मिले, तो वो क्या है? भारतीय आय है। भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई मानी जाने वाली आय, भारत में अर्जित हुई हो या उत्पादन हुई हो मानी जाने वाली आय, यानी जो भारत में जनरेट हुई है या भारत में रिसीव हुई है या भारत में आप पे करेंगे वो इंडियन इनकम है। भारत में देय आय, आय जो विदेश में उपार्जित की गई हो और भारत में दे हो। कमाई आपने किसी और देश में है पर आपको देनी कौन से देश में? भारत में आ गया, यानी आप उसकी पेमेंट या रिसीविंग इंडिया में कर रहे हैं, तो वो भारतीय आय है। भारत में उपार्जित आय या उदय हुई हो, आपने भारत में कोई काम किया, आपको इनकम जनरेट हो गई, पर आपने वो इनकम को पेमेंट विदेश में ली, भारत में कोई काम करके विदेश में ली, तो वो भी क्या मानी जाएगी? भारतीय आय मानी जाएगी। इसमें हमने कुछ भारतीय आय और विदेशी आय के बारे में जानकारी प्राप्त करी। विदेशी आय में जो विदेश में है, कहीं पर भी जनरेट हुई हो पर इंडिया में नहीं होनी चाहिए, ना वो जनरेट हुई हो, ना वो रिसीव हुई हो, ना वो पेमेंट में गई हो। इंडियन आय कहीं पर भी कुछ भी हिस्सा, अगर आपका एक हिस्सा भी टच कर गया इंडिया में, या रिसीव का, या क्रूड का, या पेमेंट का, या आपने यहाँ पर कमाई दी कहीं, तो वो क्या मानी जाएगी? भारतीय आय। अब हम भारतीय आय को ओपनली जो हमारे वर्ड्स हैं जो हमें प्राप्त हुई है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय आयों में पहला नाम जो हमने पढ़ा था, भारत में प्राप्त हुई आय। भारत में प्राप्त हुई आय का क्या मतलब होता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जब भारत में कोई काम करता है या भारत में कोई कार्य करता है, उससे होने वाली इनकम जो उसे जनरेट होती है, जो उसे प्राप्त होती है उस काम करने के बदले, तो वो मानी जाती है भारत में प्राप्त हुई आय मानी जाएगी। चाहे वो किसी भी हेड से प्राप्त हुई हो, 5 हेड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी हेड से प्राप्त हुई हो वो उसकी इनकम में शामिल की जाएगी। चाहे वो उसे नौकरी करके मिली हो, चाहे उसे बिजनेस करके मिली हो, चाहे उसे कमीशन करके मिला हो, चाहे वो दलाली करके मिला हो, किसी भी तरीके से उसने अगर कोई इनकम जनरेट किया है तो वो क्या माना जाएगा? भारत में प्राप्त हुई आय माना जाएगा। अब इसमें प्रश्न उठता है, अगर भारत में प्राप्त हुई आय किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी जाती है
जैसे मान लीजिए आपने कोई इनकम जनरेट किया, वो इनकम आपने अपने फैमिली में किसी को और भेज दी, तो वो भारत में ही भेज दी दूसरे व्यक्ति के पास, तो यानी जो उस आदमी के हाथ में जाएगी जिसको आपने भेजा है, तो वो इनकम भारत में प्राप्त हुई आय का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप उस पर पहले ही क्या कर चुके हो, टैक्स दे चुके हो। तो यानी कि भारत में प्राप्त हुई आय का मतलब क्या, आप कोई भी कार्य करके, किसी भी तरीके का कार्य करके, 5 हेडों में से कोई से भी हेड में काम करके जहाँ से भी आपको आय प्राप्त होगी, वो भारत में प्राप्त आय मानी जाएगी। भारत में प्राप्त हुई माने जाने वाली आय, इसका मतलब है जो भी इनकम आपको भारत में प्राप्त हुई है, कैसी इनकम जो प्राप्त हुई है जो भारत के में मानी जाएगी, उसके अंदर कुछ पॉइंट हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है कर्मचारी यानी कोई भी व्यक्ति जिसका प्रोविडेंट फंड यानी प्रमाणित यानी रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड है, उसके हर साल वृद्धि होने वाले वेतन में, हर साल उसके जो वृद्धि होगी वेतन में, वार्षिक वृद्धि होगी, वो क्या मानी जाएगी, भारत में प्राप्त आय मानी जाएगी। दूसरा, सेक्शन 7 के द्वारा कुछ आय हैं जो आपकी इनकम मानी जाती हैं। आपके प्रोविडेंट फंड में आपके ओनर का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर वो 12% से अधिक है, किसके 12% से, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई के 12% से ज़्यादा है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है, तो 1200 से ज़्यादा है, तो वो क्या है, जो ज़्यादा इनकम है वो आपकी भारत में प्राप्त मानी जाएगी आय, यानी प्राप्त हुई आय नहीं है, मानी जाएगी कि आपको आय प्राप्त हो गई है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड शेष पर अर्जित ब्याज 9.5 वार्षिक से अधिक, अगर आपको 9.5% से ज़्यादा का कोई ब्याज मिलता है, आपने जो इनकम जमा की हुई है प्रोविडेंट फंड में, आपको ब्याज जो मिला है वो 9.5% से ज़्यादा मिला है, तो जो ज़्यादा अमाउंट मिला है वो क्या मानी जाएगी, भारत में प्राप्त हुई आय मानी जाएगी। अगर आपका प्रोविडेंट फंड रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्रोविडेंट फंड में स्थानांतरण शेष का कर योग्य हिस्सा, यानी कि अप्रमाणित फंड से प्रमाणित, अगर आपका कोई 2 प्रोविडेंट फंड है जो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आप आ गए, तो क्या है, जो आपका जो शेष है जो आप भेज रहे हो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सेक्शन 80 CCD के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा पेंशन खाते में दिया गया कंट्रीब्यूशन, अगर कोई सेक्शन 80 CCD में अगर कोई सरकार पैसा देती है पेंशन के तौर पर, वो भी क्या है, टैक्सेबल होगा, मानी जाएगी। सेक्शन 80 CCD के अनुसार पेंशन स्कीम के गत वर्ष में कर्मचारी खाते में केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया अंशदान, यानी कि क्या है, अगर कोई सरकार आपको क्या दे रही है, अंशदान दे रही है, कोई पैसा दे रही है, तो क्या है, वो टैक्सेबल होगा। कंपनी द्वारा घोषित लाभांश, अगर कंपनी आपको कोई लाभांश देती है तो वो भी क्या है, टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, जो कोई इनकम आप जो दिखा नहीं पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे, अनडिस्क्लोज है, वो भी क्या है, भारत में प्राप्त हुई आय मानी जाएगी। अगला नाम है आय जो भारत में उदय होती है। किसी भी करदाता की आय तब मानी जाएगी उदय जब उसे आय को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तो आय वास्तव में दे नहीं थी तब तक उदय हुए नहीं माना जाएगा, जब तक वो आपको इनकम मिल नहीं जाएगी तब तक वो उदय नहीं मानी जाएगी। अगला नाम है भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई मानी जाने वाली आय। आय उस स्थान पर उपार्जित मानी जाती है जहां पर उसके उत्पन्न होने का स्रोत स्थित हो। जैसे वेतन के संबंध में, यदि वेतन भारत में उपार्जित होता है तो उसकी आय भारत में मानी जाएगी। आपने इंडिया में कोई जॉब किया, आप बाहर चले गए, आपको सैलरी तब मिली जब आप बाहर थे, तो मानी जाएगी वो इंडिया की इनकम है, क्योंकि जहाँ से वो जनरेट हुई है वही उसका सोर्स माना जाता है। इसमें भी कुछ पॉइंट है। आय उस व्यक्ति की उपार्जित होती है जो आय मांग करने पर प्राप्त करने का अधिकारी हो। आय किस व्यक्ति की मानी जाती है, जो काम करने के बाद अधिकार हो उसका कि वो उसको जनरेट कर सकता है। आय उस समय उपार्जित मानी जाती है जब ऋण की अदायगी के रूप में देय हो जाती है, यानी जब आप उसे दे देते हैं, जब करदाता उस आय को प्राप्त करने का अधिकारी प्राप्त हो जाता है, यानी जब उसे वो आय मिल जाती है। वेतन भोगी कर्मचारी के संबंध में वेतन भारत में उचित तब माना जाएगा जब उन्हें भारत में अपनी सेवाएं प्रदान की हो, यानी कोई काम किया हो, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो, उसके बदले में उसको पेमेंट मिल रही है। यदि वस्तुओं का सेल और परचेज भारत में हुआ है, उससे होने वाले लाभ भी क्या हैं, इनकम माने जाएंगे। यदि वस्तुएं भारत के बाहर हुई हैं परंतु उनका विक्रय भारत से हुआ है, तो उन लाभों का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट यानी जो भी है वो सारा क्या माना जाएगा, भारत में उपार्जित लाभ माना जाएगा। आयकर अधिनियम के अंतर्गत नीचे लिखी गई आय भारत की उपार्जित या उत्पन्न हुई मानी जाती है। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो आपकी मानी जाती हैं। भारत में व्यापारिक संबंध से उत्पन्न होने वाली आय। व्यापारिक संबंध
का अर्थ है व्यापारिक कार्यों से जो निवासी की ओर से उस व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। भारत में व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप भारत से बाहर उपार्जित आय सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। जितनी भी इनकम है करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। उस व्यक्ति के पास अनिवासी की वस्तु खरीदने के अतिरिक्त अनुबंधों पे पूर्ण करने का अधिकार हो, तो यानी ये क्या है, बिजनेस कनेक्शन है। यदि उस व्यक्ति के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं हो परंतु यह निवासी की ओर से भारत का माल स्टॉक रखता हो या उसकी सप्लाई करता हो, या यह व्यक्ति या निवासी के प्रमुख रूप से पूर्ण या रूप से भारत के ऑर्डर प्राप्त करता हो तथा नियंत्रित होता हो, यानी सारे कंट्रोल करता हो बिजनेस के, बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर क्या कंट्रोल होते हो। उपरोक्त व्यक्ति ए बी सी, जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए हैं, जो भी इनसे लाभ होगा वह व्यापारिक कार्यों से किया गया भारत में लर्जित लाभ माना जाएगा। व्यापारिक संबंध में कोई ऐसा व्यापारिक कार्य शामिल नहीं होगा जो ब्रोकर, कमीशन, एजेंट के माध्यम से किया गया हो या स्वतंत्र कारोबार हो। वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय के उद्देश्य से कारखाना, एजेंसी, शाखा कारोबार संचालित करना, किसी प्रकार का व्यापार करना, ये शामिल नहीं किए जाते हैं। मुख्य कंपनी की ओर से व्यापार करने के सहायक कंपनी की स्थापना करना, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में आर्थिक सहयोग करना। अनिवासियों के द्वारा वस्तुओं का निर्यात करने के उद्देश्य से भारत में खरीदी गई वस्तुओं का लेन देन के रूप में होने वाले लाभ को भारत में उपार्जित आय उत्पन्न लाभ नहीं माना जाता है। समाचार एजेंसी, समाचार पत्र के प्रकाशन एजेंसी का व्यापार, एक अनिवासी व्यक्ति द्वारा भारत के एकत्रित किए गए समाचारों, विचारों को भारत से बाहर प्रेषित करने के कार्य को भारत की आय नहीं माना जाता है। अगला पॉइंट है हीरो के खदानों से विदेशी कंपनी की होने वाली आय, इनकम ऑफ ए फॉरेन कंपनी फ्रॉम द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड। हीरो के खदानों से हीरो का खनन करने वाले व्यापार के विदेशी कंपनी आय भारत में उपार्जित आय नहीं माना जाएगा यदि वह कंपनी बिना तराशे हुए हीरो का विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रदर्शन करती है जो संबंध केंद्रीय सरकारों द्वारा सरकारी राजपत्र में उसकी अधिसूचना जारी की गई हो। पर शर्त है जो वो सारे जो वहाँ पर भी वो तराशेगी वो केंद्रीय सरकार द्वारा क्या हो, राजपत्र में अधिसूचित होना चाहिए। भारत में स्थित संपत्तियों तथा आयों के स्रोत में होने वाली है। संपत्ति में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल होती है, परंतु किसी विदेशी को ऋण के भारत में स्थित संपत्ति या भारत में आय का स्रोत नहीं माना जाएगा। ऐसे ऋण पर ब्याज भारत की उपार्जित आय में भी उत्पन्न नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए भारत की कोई ज़मीन पर किसी कर्जा हुआ था, वो ज़मीन किसी और देश के अंडर में आती है पर है वो भारत में, अगर वो उस विदेश के ऊपर उस ज़मीन के ऊपर कोई कार्य करके प्रॉफिट कमाते हैं तो वो भारत में जनरेट इनकम नहीं मानी जाएगी। यदि कोई कंपनी भारत में व्यापार करती हो तो भारत के कमाए गए लाभों में से लाभांश बांटती हो और उस पर भारत कर लगाता है तो लाभांश में उपार्जन उसे स्थित आय का स्रोत माना जाएगा। ऐसी स्थिति में निवासी से लाभांश प्राप्त आय उपार्जित आय मानी जाएगी। भारत में स्थित पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण के होने वाली आय, हस्तांतरण के समय भारत में चल और अचल किसी भी प्रकार की पूंजी संपत्तियों से प्राप्त लाभ भारत में उपार्जित आय माना जाएगा। उससे संबंधित अनुबंध भारत से बाहर हो या भारत के बाहर उसका प्रतिफल दिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसे व्यापार के संबंध में जिसमें कार्य भारत में नहीं होते, नहीं किए जाते तथा उस आय का भाग भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुआ समझा जाएगा जो उचित रूप से भारत में किए गए कार्यों से संबंधित हो। कोई काम किया आपने, उसका ज़्यादातर काम बाहर से मैन्युफैक्चर हुआ है पर कुछ हिस्सा इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, जो हिस्से से होने वाला लाभ है वो भारत की इनकम मानी जाएगी। यदि वस्तु भारत से बाहर निर्मित हुई है और उनका विक्रय भारत में हुआ है तो उनको 2 भागों में बांट दिया जाएगा। जो भारत में होगा उसका भारत के ऊपर अधिकार होगा, यानी वो आय या वो लाभ माना जाएगा। यदि भारत में किए गए कार्य को उचित आय का निर्धारण नहीं किया जा सके तो इसके संबंध में आयकर नियम के कुछ प्रावधान हैं जो 1962 के तहत 10 नियम प्रावधान लिखे हैं नियम 10 के अनुसार। ऐसे मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को विचार करते हुए विक्रय का प्रतिशत जो आय अधिकारी उचित समझे, आयकर विभाग जो सही समझे वो कमीशन यानी वो पार्ट प्रॉफिट का हिस्सा मान सकता है। ऐसी किसी राशि का करदाता व्यापार के संपूर्ण लाभों के प्रतिशत जो अधिनियम के अंतर्गत उपार्जित प्राप्तियों का हो, जो अन्य किसी विधि से जो भी आय अधिकारी उचित समझे, ये सारी बातें उसके अंदर आती हैं। अगला पॉइंट है निर्यात के लिए भारत में कुछ वस्तुओं का क्रय किया जाना। अनिवासी के द्वारा वस्तुओं का निर्यात करने के उद्देश्य से भारत में खरीदी गई वस्तुओं से प्राप्त आय को भारत में उपार्जित आय नहीं माना जाता है। वस्तुओं का निर्यात करने के उद्देश्य से भारत में स्थापित किसी नियमित एजेंसी के द्वारा खरीदी गई वस्तु से प्राप्त आय उपार्जित आय नहीं मानी जाती है। भारत में उपार्जित वेतन, ऐसे सभी आय जिन पर वेतन के रूप में कर लगाया जाता है भारत में उपार्जित आय मानी जाएगी बशर्ते वह भारत में उपार्जित हुई हो। भारत से प्राप्त हुई मानी जाने वाली आय,
कोई भी है जो भारत में नौकरी करके विश्राम की अवधि या अवकाश की अवधि पूर्व पश्चात की नौकरी के अनुबंध में हिस्सा उसे भारत में उपार्जित आय माना जाता है। भारत के बाहर सरकारी नौकरी पर किए जाने वाला वेतन। किसी भारतीय नागरिक के संबंध में जो सरकारी नौकरी भारत के बाहर अपनी सेवाएं देता हो, वेतन शीर्षक के अंतर्गत उसको भुगतान भारत के बाहर किया जाता हो तो भारत की उपार्जित आय मानी जाएगी, क्योंकि वो भारत सरकार द्वारा दी गई होगी। अब हमने आज की क्लास में टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में जाना। अगर हम टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हमें जान के रेजिडेंशियल स्टेटस को भी जानकर भी हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे, कि हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी इनकम भारत की है और कौन सी इनकम भारत की नहीं है। विदेशी आय में बहुत ही छोटा कंसेप्ट था, उन दो बातों को ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके बाद जो भी इनकम है वो भारतीय आय मानी जाती है। इस क्लास के अंत में मैंने एक समराइज चार्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से उसे शॉर्टकट तरीके से देख सकते हैं, बहुत कम शब्दों में एक चार्ट के जरिए पूरी क्लास को समझ सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।